Hello, good evening, student. I am the founder of KJ Institute, which is actually popularly known as NEET Research Center. अभी जो बहुत ज़्यादा लोग ये बोलने लगे हैं, आप नीट का सिर्फ नहीं होता बल्कि रिसर्च भी होता है इस पर कि कैसे सिलेक्शन होता है, कितने पर होता है और क्या पढ़ाया जाए, कैसे, किसका क्या सब्जेक्ट वीक है, कैसे पढ़ाया जाए। और ये आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ही हूँ जो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं ही केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं ही बायो ही पढ़ाता हूँ, मैं ही एक टीचर हूँ जो तीनों ही पढ़ाता हूँ। आपको ऐसे पूरी ऑल ओवर इंडिया जाओ ढूंढो, बहुत ना के बराबर मिलेंगे आई थिंक। हमारे यहाँ सिलेक्शन भी होता है, ऐसा नहीं, हमने सिलेक्शन भी दिए हैं, 600 क्रॉस करते हैं नंबर, ऐसा नहीं सिर्फ ऐसे मजाक मजाक में। तो आप ये देखें सही तरीके से। आज हम फिजिक्स में लेने चले टॉपिक चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1। ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी रहा है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप देखें पार्ट 1, ऐसे पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 नेक्स्ट। ऑल द सीरीज आप अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। कुछ भी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो कि आपको अगर मैं करा दूँ पूरा और ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 80 to 90% क्वेश्चन पक्का उसी में से होंगे, आप सही तरीके से अगर आप करते हैं तो नीट में, ठीक है। 11th-12th की तो कोई औकात नहीं, समझो ये जैसे बता दिएगा बिल्कुल सही तरीके से करें तो नीट में हो जाएगी। 11th-12th मजाक मजाक में निकल जाता है, तो कोई इतना लफड़ा नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से समझे। मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में ही बोला कि क्रश पैदा करो, पागलपन दिखाओ किसी भी चीज़ को पाने के लिए। मेडिकल एप्रोन के बिल्कुल देखो, देखते ही अंदर से पागलपन आ जाना चाहिए, बिल्कुल कि पागलपन आ जानी चाहिए कि बस कि मुझे पाना है किसी तरीके से। और अपनी वीकनेस को वीक ना बनाए, कमजोरी ना बनाए, बल्कि आप उसको शो ना करें, बल्कि उस चीज़ को और उसको पावर ले आएँ, बल्कि ये समझे हाँ ये चीज़ हमारे अंदर है तो हम इस चीज़ को और इसी का सपोर्ट लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एज ए रिएक्टेंट उसको यूज़ करें और अपने बॉडी को एयर करें कि हम कैटालिस्ट की तरह काम करेंगे। उस रिएक्टेंट से कैटालिस्ट जब मिलता है बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम चार्ज की तरफ चलते हैं। चार्ज क्या है एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी में? चार्ज क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर हो, इसके अंदर आपको पता है कि दैट विल हैव प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम कॉल्ड करंट, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। लेकिन अभी हम यार चार्ज की बात करें कि समथिंग विच इज़ एक्चुअली फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम उसकी चार्ज कहते हैं कि चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी की बॉडी की, फंडामेंटल बेसिक चीज़ है जिसके अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर जो कंडक्ट करती है, फ्लो करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बिकॉज ऑफ दैट जो करंट फ्लो कर जाता है। तो हम यहाँ चार्ज तो आ जाता है आपको क्यू यहाँ मैथमेटिकली ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। और अगर यहाँ करंट की बात करें, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq ओवर dt, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बहुत बेसिक है। रेट ऑफ किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो ऐसी कंडीशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा कि करंट इसको बोलेंगे, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो करंट उसके अपोजिट में जाएगा। ये याद रखें, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर I इक्वल्स टू dq ओवर dt, I इक्वल्स टू dq ओवर dt। तो हम यहाँ करते हैं, अगर भाई तो यहाँ पर करंट की बात करते हैं तो आप देखो करंट दो टाइप हो जाता है, AC एंड DC, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो हो जाता है वो सरफेस पर फ्लो करता है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर फ्लो करता है। इसीलिए आप देख लेना जो AC वाली वायर होती है घर में, AC मतलब एयर कंडीशन ना समझ लेना, ऑल्टरनेटिंग करंट जो तार होती है, एक तार के अंदर बहुत पतली पतली सी वायर होती है, बहुत पतली सी वायर होती है, बहुत कई पतली पतली, बिकॉज जिससे उसके सरफेस एरिया बढ़ जाए, जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ज़्यादा ज़्यादा सरफेस पर फ्लो करेगा करंट, तो ज़्यादा ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं। जबकि आप वेल्डिंग वगैरह की देख लेना, एक मोटी सी वायर होती है वो जिसके अंदर डायरेक्ट करंट फ्लो करती है, वो बल्क में चलती है। उसके लिए मटेरियल चाहिए, बल्क चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा थिकनेस आनी चाहिए तब वो करंट फ्लो करेगा, इसलिए वो बल्क चाहिए, उसके लिए थिकनेस चाहिए डायरेक्ट करंट के लिए, जबकि AC के लिए से सरफेस चाहिए। तो यहाँ में dq ओवर dt, इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये भी है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ चार्ज भी है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज को अगर डिराइव कर दें, चार्ज को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा करंट निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, और मैंने बहुत अच्छी पहले से वीडियो बना रखी है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पर, आप बेसिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी वीडियो, आप उसको जाके देख लो। जो भी अभी न्यू जो आए हुए चैनल पर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहे। और भी हमारी वीडियो है, केमिस्ट्री की भी है, फिजिक्स भी है, बायो की भी है, उसको देखें। बहुत स्पेशली हमने बिल्कुल नीट पर अलग से बनाया कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको भी जाके देखें। साथ में बार बार मैं कहूँगा कि पागलपन ले आए पढ़ने के लिए, तो कोई भी टीचर पढ़ाए सब समझ में आती है। पागलपन ले आए, अगर नहीं समझ आए तो मुझे कॉल करें, मैं पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा 100% समझ। लेकिन पागलपन पैदा करें, पढ़ाने के लिए कुछ भी पढ़ा देंगे, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। समझ में तभी आएगा आपको जब आप समझने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बाय द वे बात करें हम Q इज इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 6, अगर बाय द वे ऐसा कर जाए, कूलम फाइंड करंट I, that is I is equals to dq over dt, dq 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 6 ओवर dt। इसका मतलब क्या हुआ, इसके या इस चीज़ का पूरा क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर दे। और डिफ्रेंशिएट का फार्मूला आपको पता है कि एक्स पावर अगर n होता है तो n एक्स पावर n-1 आ जाता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। इसको हम क्या करेंगे, ये d/dt हमें बता रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है। इसको हम ये लें पहले 2, पावर पहले ले लें, पावर में से इसी में से -1 कर दें, प्लस 3 पावर पहले ले लें, इसी में -1 कर दें, और ये -0 हो जाए। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाए तो अगर ये आ जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 6t आ जाएगा। अगर t की वैल्यू कुछ गिवन हो हमारे पास तो हम उसको क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। बहुत बेसिक है। मैंने क्या बताया, करंट 2 टाइप के होते हैं, AC और DC। AC कहाँ फ्लो करता है, सरफेस पर, जबकि DC कहाँ फ्लो करता है, बल्क ऑफ कंडक्टर में। DC कहाँ होता है, जहाँ पर वेल्डिंग वगैरह होती है। AC कहाँ होती है, जहाँ पर आपके घर में लाइट जो चल रही है, आपके घर में लाइट जल रही है, देख लेना एक तार के अंदर बहुत से पतली पतली तार होती है। पतली पतली तार इसलिए होती है कि एक ही तार को बहुत पतले में कन्वर्ट कर दिया जाता है कई वायर में, बिकॉज जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज है। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर पाएगी, बिकॉज AC और ऑल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नॉट ऑन द बल्क ऑफ कंडक्टर। तो ये ऐसा हो गया आपका। अब ये मैं नेक्स्ट टॉपिक लेना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। Electrical resistance means the something material which is actually present into the conductor which obstruct the flow of current. Electrical resistance, it obstructs the flow of current. करंट अगर फ्लो कर रहा है तो आपको रोके, करंट ना फ्लो करने दे। जैसे आप चल रहे हो तो फ्रिक्शन क्या होता है, रोकता है, आपको नहीं चलने देता, या आपको प्रॉब्लम करता है, जो कि आपको मूव करने में आपको एनर्जी वेस्ट कराता है। फ्रिक्शन, जिसकी वजह से आपको फोर्स लगाना पड़ता है आगे जाने के लिए। अगर सरफेस स्मूथ हो तो आप आराम से एक बार कर दें तो लॉन्ग टाइम चलते रहें। वैसे बिल्कुल यहाँ पर भी है, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो बार बार रेजिस्टेंस उसको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, आगे ना फ्लो करने दे। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा करंट रुकेगी। जितना ज़्यादा करंट रुकेगी इसका मतलब हीट ज़्यादा जनरेट होगा। जब हीट जनरेट होगा तो एनर्जी का जो फ्लो है वो लॉस होगा, एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी। इसका मतलब जितना कम रेजिस्टेंस होगा कम हीट लॉस होगा। जब कम लॉस होगा इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से फ्लो करा सकते हैं। इसका मतलब लोग इसी में लगे हैं कि क्या ऐसा कर दिया जाए, क्या ऐसा कर दिया जो रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देन कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टिविटी की सर्च में लग रहे हैं लोग, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। लेकिन सच में यह है कि रेजिस्टेंस होता है अभी, या उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा सुपर कंडक्टर बनाने की जो नॉर्मली यूजुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है
तो आपको मैं बता दूं रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इज हम ये कह सकते हैं ऐसा फ्रॉम अबव इक्वेशन आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए और आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई। आपको पता है जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट रो एल बाई ए। आर इज द रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, ये तो आप बेसिक है, आप देखें वीडियो बार बार, अगर आप उसको रोक के भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ ये वही कंडक्टर है, सेम इसमें भी यूज हो जाएगा। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज़ द रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का रिवर्स का इन्वर्स कर दे तो कंडक्टेंस हो जाएगा। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो उसी को बोल देंगे, इसमें कंडक्टिव और रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं। तो याद आता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो, इसी को हम के से भी डिनोट करते हैं, कप्पा जिसको बोलते हैं, कप्पा, ठीक है। तो याद है, ये वैसे फिजिक्स में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी जानते हैं, है टर्म वही सेम यूज हो रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर हो हमारा, कोई भी वायर हो, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं या उसको फोल्ड करते हैं, देन व्हाट विल हैपन। आपको पता है अगर किसी वायर को अगर स्ट्रेच कर दिया जाए, अगर किसी वायर को अगर स्ट्रेच कर दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर वॉल्यूम तो वही रहेगा, लेकिन उसके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे चेंज आएगा। देन आफ्टर स्ट्रेचिंग और फोल्डिंग देयर ऑलवेज वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। आफ्टर स्ट्रेचिंग और folding their volume remain same, after stretching और folding their volume remain same। याद रखें बार बार अगर स्ट्रेच किया जाए, खींचा जाए किसी भी वायर को, तान दिया जाए, लंबा कर दिया जाए तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। अगर फोल्ड कर दिया तो वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन याद रखें लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ऐसा करते हैं, लेंथ हमारा L1 A1 है, ऐसा कर लें, स्ट्रेचिंग किया जाए, ये अगर ऐसा आ जाए, देखो स्ट्रेच किया जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम वही है, यहाँ पर वॉल्यूम तो वही है, लेकिन ये स्ट्रेच हो गया, L2 आ गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको लगता है नहीं थोड़ा सा या कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? L1 A1 इज इक्वल्स टू L2 A2, L1 A1 इज इक्वल्स टू L2 A2। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका वॉल्यूम L1 A1 मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम। लेंथ इनटू एरिया क्या होता है? वॉल्यूम। एरिया का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, मीटर क्यूब। किसी भी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग रिमेन सेम, ठीक है। अब यहाँ पर आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बेसिक्स न्यूमेरिकल आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ
conducting wire is 2 ohm. Find new resistance after stretching to double its length. डबल इट्स लेंथ कि अगर यहाँ पर एक वायर है, अगर उसको डबल लेंथ में अगर कर दिया जाए, खींच करके स्ट्रेच करके, तो उसका क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगर पहले रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, अगर इसका देखा जाए आपका R इक्वल्स टू 2 ओम है, रो L बाई ए है। अगर यहाँ पर मैं मान लो यहाँ L1 कर लेता हूँ, A1 कर लेता हूँ इसको A1 ऐसा, तो कह रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका R डैश इक्वल्स टू रो L2 अपॉन A2। याद रखें आफ्टर स्ट्रेचिंग there is not change into the material of conductor, therefore their resistivity will be same, their resistivity will be same, resistivity same होगा उसका, क्योंकि खींचने के बाद मटेरियल नहीं बदल रहा, कॉपर से एल्युमिनियम नहीं हो गया, एल्युमिनियम से कॉपर नहीं हो गया, जो है एल्युमिनियम एल्युमिनियम है, जो कॉपर है कॉपर ही है, इसलिए कोई चेंज नहीं हो रहा है। इससे क्या पता चलता है कि उसकी रजिस्टिविटी सेम रहेगी। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये है 2 इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1 एज इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम। आपको पता है एज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर remain same that is L1 A1 is equals to L2 A2। तो आपको यहाँ पर अगर बाय द वे L2, अब आपको यहाँ पर पता है इस वाले से कि अगर देखा जाए इस वाले का L1 A1 लेंथ क्या हो जाएगा आपका 2L1, कह रहा है डबल इट्स लेंथ, तो लेंथ क्या हो गया पहले से डबल हो गया, ये आ गया आपका A2, तो A2 की वैल्यू आ गई भैया A1 अपॉन 2। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इस वाले में पुट किया जाए, पुट इन अबव, तो R डैश रो L2 की वैल्यू क्या है, लेंथ डबल है इसलिए 2L है, L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2L, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 2L1 अपॉन A2 की वैल्यू पहले हमने निकाले, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम रिमेन सेम देयरफॉर A1 अपॉन 2 आ जाएगा, A1 अपॉन 2, तो आ गया क्या, आ गया 2 चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 4 रो L1 अपॉन A1 और R डैश 4 रो L1 अपॉन A1। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर देखो रो L1 अपॉन A1 कितना है 2 ओम है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ओम का, तो आ जाएगा 8 ओम। ठीक है, बी केयरफुल, मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज 2 ओम, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ आफ्टर स्ट्रेचिंग टू डबल इट्स, बाई नहीं मैंने बोला, अगर बाई होगा तो अलग हो जाएगा। तो अगर सब कुछ वही रहा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब कॉपी कर लें, ध्यान से बिल्कुल देखें। अगर यहाँ पर आ जाए फिर से सब कुछ वही रहेगा, आफ्टर स्ट्रेचिंग बाई डबल इट्स लेंथ अगर कर दिया जाए, यहाँ पर 2 डबल इट्स लेंथ के बजाय अगर यहाँ पर बाई कर दिया जाए, अगर यही चीज़ बाई कर दिया जाए, पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं, बाई कर दिया जाए नेक्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये वायर ऐसे ही है L1 या A1 आ जाएगा, स्ट्रेचिंग के बाद आ जाएगा आपका, जब बाई आ जाएगा ना तब ऐसा कर लेते हैं, L2 की वैल्यू आ जाएगी L1 प्लस 2L1। ठीक है, पहले जितना था वो तो रहेगा, साथ में जितना किया उसको ऐड कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका A2, तो क्या आ जाएगा आपका 3L1 आ जाएगा L2 की वैल्यू। तो यहाँ तो वही रहेगा R इक्वल्स टू 2 ओम इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1, और यहाँ आ जाएगा आपका R2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन A2, रो L2 अपॉन A2। तो इनका वॉल्यूम तो सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो A1 L1 इज इक्वल्स टू A2 A1 L1 वही रहेगा, यहाँ A2 L2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 3L1,
L1 कैंसिल, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी A1/3। अब इसमें पुट कर दो, देखो यहाँ पर आपका R2 की वैल्यू अगर बाई जो देखा जाए रो, L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3L1/A1/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, ये 3 जब चला जाएगा ऊपर एज ए न्यूमरेटर तो हो जाएगा 9 रो L1/A1 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, सीधा सीधा बिल्कुल क्लियर है। तो रो L1/A1 आपका आपका क्या है 2 ओम है। तो यही आपके जब R2 की वैल्यू आ जाएगी 9 × 2, अभी आ जाएगा 18 ओम। आपने कभी समझा, हमने कितनी बार बताई करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, बेसिक जो चीज़ है कैसे फ्लो करता है, कैसे AC होती, कैसी DC होती, मैंने बताया। साथ में स्ट्रेचिंग का बाई कर दिया डबल एड्स लेंथ और 2 कर दिया डबल एड्स लेंथ। ठीक है, आप सब सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अभी बहुत से टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, फॉर एग्जांपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी बाकी है, अभी आपका सीरीज पैरेलल बाकी है, सेल्स बाकी है, किरचॉफ रूल बाकी है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम नेक्स्ट डे पे हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट डे में और पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट है समझे कि स्ट्रेचिंग बाई का मतलब जो होगा उसमें और ऐड कर दिया जाएगा, स्ट्रेचिंग 2 में जो होगा वही किया जाएगा। हर वक्त याद रखिए, ये कहीं भी होगा बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है, ऐसे ही तरीका यही चलेगा। ठीक है, थैंक यू। जो ना अगर सब्सक्राइब किया अभी भी एक बार सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।